बहुत पुराने समय की बात है। विजयनगर नाम का एक संपन्न राज्य था। वहाँ का राजा कृष्णदेव अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उसकी एक बेटी थी अवंती। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। पिताजी, मुझे सुनहरे बालों वाली गुड़िया चाहिए। मेरी प्यारी बच्ची, हाँ हाँ जरूर, मैं आज ही मंगवा देता हूँ। फिर एक बार राजा की बेटी यानी राजकुमारी अवंती को नींद नहीं आ रही थी। उसने राजा को अपने पास बुलाया। क्या बात है मेरी बच्ची, आज तुम्हें नींद नहीं आ रही? हाँ पिताजी, मैं रोज चांद देख के सोती हूँ, पर आज तो कोई चांद ही नहीं है। तो पिताजी, आप मेरे लिए मेरा खुद का चांद ला दोगे क्या? चांद चाहिए मेरी बेटी को? क्यों नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें ला के दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कल ही अपने मंत्रियों को बोलता हूँ चांद लाने के लिए। और फिर अगले दिन राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और सब समझाते हुए कहा, मंत्री जी, राजकुमारी अवंती को खेलने के लिए चांद चाहिए। आप जल्दी से जल्दी इसका प्रबंध करा दीजिए। क्या महाराज, चांद चाहिए? चांद कोई खिलौना नहीं है। आप दुनिया में कोई भी वस्तु मंगा लीजिए तो मैं मंगा सकता हूँ, पर चांद तो कोई वस्तु नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। आपसे नहीं होगा? ठीक है, एक काम कीजिए, राजगुरु जी को भेजिए। उसके बाद राजगुरु को बुलाया गया। महाराज, आपको चांद चाहिए? महाराज, भला चांद को धरती पे कैसे लाया जा सकता है? वो यहाँ से लाखों मील दूर है और ये तो असंभव है। राजगुरु जी, आप तो विद्वान हैं। आप अगर ऐसा कहेंगे तो किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है? महाराज, मैं अपने ज्ञान से ही आपको बता रहा हूँ, चांद को पाने की ख्वाहिश व्यर्थ है। नहीं, हमने अपनी बच्ची को वचन दिया है और एक राजा का वचन जरूर पूर्ण होगा। मंत्री जी, आप राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई भी हमको चांद लाके देगा उसको इनाम दिया जाएगा। और मंत्री जी ने राज्य में घोषणा करवा दी। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासी सुनो, राजा का आदेश सुनो। राजकुमारी अवंती को चांद चाहिए। जो भी व्यक्ति ये करने में सक्षम हुआ उसको राजा की तरफ से इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। और सब जगह बस इसी बात की चर्चा होने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सुना कर लो, राजा की बेटी को चांद चाहिए। क्या कहा? चांद? क्यों नहीं, चांद तो हमारे गली में रोज दूध लेके आता है। क्या? कौन? अरे वो चंदू, उस गंजे के तो सिर पे ही चांद है। फिर अगले दिन राजा की सभा में कोई नहीं आया। राजा ये देख के उदास हो गया। ओह, लगता है हमारे राज्य में कोई भी काबिल इंसान नहीं है जो हमारी बिटिया के लिए चांद ला सके। तभी वहाँ सभा में एक बच्चा आया। महाराज की जय हो, मेरा नाम तेनाली है और मैं रानी बिटिया के लिए चांद ला सकता हूँ। अरे नन्हे बालक, जो काम बड़े बड़े लोग, हमारे मंत्री और राजगुरु भी करने में असमर्थ हैं, वो काम तुम इतने छोटे होके कर सकते हो? जी महाराज, आप मेरी उम्र पे ना जाइए, मैं चांद पकड़ने में माहिर हूँ। बस मेरे कुछ सवाल है, आप रानी बिटिया से पूछ लीजिए कि उन्हें कितना बड़ा चांद चाहिए। ठीक है, क्यों ना तुम स्वयं ही पूछ लो। वैसे भी हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं आया जो चांद लाके दे सके। राजकुमारी, क्या आप बता सकती हैं कि आपको कितना बड़ा चांद चाहिए? चांद तो चांद जितना बड़ा ही चाहिए ना। अच्छा, और चांद कितना बड़ा है? बहुत आसान है, चांद मेरे अंगूठे के नाखून जितना बड़ा है, क्योंकि जब मैं उसे अंगूठे के पीछे से देखती हूँ तो वो मुझे दिखाई नहीं देता।
ठीक है राजकुमारी, मैं जल्दी ही आपके लिए चांद का प्रबंध करता हूँ। और फिर तेनाली ने बाजार जाके एक दुकान में पूछा, अरे भैया, जरा एक पाव बताशे देना। तेनाली वहाँ से बताशे खरीदकर उनको खाता हुआ दरबार में वापस पहुँचा। महाराज महाराज, काम हो गया। ये लीजिए, राजकुमारी के लिए चांद मिल गया। अरे इतनी जल्दी? पर ये क्या? ये तो बताशे जैसा है। जी महाराज, यही चांद है। चांद गोल होता है, सफेद होता है और उस पे गड्ढे भी होते हैं। अच्छा, तो क्या मैं अवंती को ये दे दूं? जरूर महाराज जी, राजकुमारी इसे देख के बहुत खुश होगी। और राजकुमारी अपने चांद को देख के बहुत खुश हुई और खेलने लगी। खेलते खेलते रात हो गई और महाराज और तेनाली दोनों राजकुमारी से मिलने आए। तेनाली ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी अवंती, जरा ये तो बताओ कि जब चांद तुम्हारे हाथ में है तो वह आसमान से कैसे निकला? ऐसा कैसे हो गया? अरे बुद्धू, तुमको इतना भी नहीं समझता। देखो, अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दांत टूट गया था, पर फिर बाद में वैसा ही दांत दोबारा निकल आया। ठीक वैसे ही जब चांद मैंने ले लिया तो दूसरा चांद निकल आया। और ये सब सुन के राजा को तसल्ली हुई और वो हंस पड़े। चलो बच्चों, अब तुम खेलो। और तेनाली, तुम हमारे महल में खेलने के लिए जब भी मन करे आ सकते हो। धन्यवाद महाराज जी। और मेरा इनाम? अरे वो हम कैसे भूल सकते हैं। हाँ हाँ जरूर। ये कहानी बहुत पुराने समय की है। एक छोटे से गांव में पिग्स का परिवार रहता था। पापा पिग बहुत मेहनत से सारा काम संभालते थे और मम्मी पिग बच्चों का ख्याल रखती थी। बच्चे बहुत आलसी थे। वो कभी कोई काम करना पसंद नहीं करते, बस पड़े रहते थे। माँ, वो दूध पास करना जरा। फिर एक दिन पापा पिग को बहुत गुस्सा आया। बदमाश आलसी बच्चों, तुम लोग बस दिन भर रोटी तोड़ते रहते हो, कुछ काम नहीं करते। अब तुम सब बड़े हो गए हो और अपनी जिंदगी खुद जी सकते हो। तुम तीनों अब जाओ मेरे घर से और खुद अपना जीवन जियो। निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जा रहे हैं। घर क्या बड़ी बात है, हम लोग खुद अपना घर बना लेंगे। अरे एक नहीं, 3 घर होंगे हमारे। मुझे इन दोनों के साथ नहीं रहना, मैं अपना अलग घर बनाऊंगी। फिर तीनों यंग पिग्स ने घर से विदा ली। माँ को उनकी बहुत चिंता थी, पर वो कुछ बोली नहीं। फिर भी पिग्स दूर चलते गए, पहाड़ी के भी पार निकल गए। फिर वो एक बहुत सुंदर वैली में पहुंचे जो उनके रहने के लिए सही जगह लगी। अरे वो घास देखो, मैं इससे ही अपना घर बनाऊंगा। बड़े आराम से बन जाएगा और फिर मैं खेलने जा सकता हूँ। देखो मुझे क्या मिला, इन लकड़ियों से मैं अपना घर बनाऊंगा। ये मजेदार भी होगा और आसान भी। मेरे बुद्धू भाई, एक घर सिर्फ धूप से बचने के लिए नहीं होता, ये मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए ताकि अपने दुश्मनों से भी बचा सके। मैं तो एक मजबूत घर बनाऊंगी, बिल्कुल पापा के घर जैसा। बहुत समय बीत गया, तीनों पिग्स का घर तैयार था। तभी वहां से एक भेड़िया गुजरा। उसने देखा कि 3 छोटे छोटे पिग्स खेल रहे हैं। देखो क्या स्वादिष्ट पिग्स हैं। चलो डिसाइड करते हैं कि इनसे हम क्या क्या पका सकते हैं। रोस्टेड, ग्रिल्ड, पोर्क चॉप्स, पेपरोनी। मुझे लगता है कि आज मुझे सूप पीना चाहिए विद ताजे छोटे छोटे कटे हुए पिग्स के बच्चे। ये सही रहेगा। सारी तैयारी हो गई, बस अब मेन इंग्रेडिएंट चाहिए।
अब जाके जरा ताजे ताजे रसीले पिग्स लेके आता हूँ। भेड़िया पहले पिग के घर पहुंचा। ये घर घास का बना हुआ था। उसने जोर से दरवाजा पीटा। नन्हे पेग, मुझे अंदर आने दो। भेड़िया, नहीं, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं खोलूंगा, दफा हो जाओ। ठीक है, तो मैं हाफ करूंगा, मैं पाफ करूंगा और तेरे घर को उड़ा दूंगा। और फिर भेड़िए ने खूब सारी हवा भरी और जोर से फूंक मारी। बस इतने में तो वो घास के घर की सारे तिनके उड़ गए। नन्हा पिग डर के भागा। भेड़िए ने भी पीछा किया। हाफता हुआ पिग अपने भाई के घर पहुंचा। वो फौरन खिड़की से अंदर कूद गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अरे दुफुस, क्या हुआ भाई? तू तो इतना डरा हुआ है जैसे कोई भूत देख लिया हो। भेड़िया, उसने मेरा पूरा घर उड़ा दिया। क्या? भेड़िया? अरे नहीं। नन्हे पिग्स, चलो जल्दी से दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। खाने का वक्त हो गया है। बिल्कुल नहीं, मैं पीग हूँ, कोई बेकॉन नहीं हूँ। भाग जा यहाँ से बदमाश भेड़िया, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। तुम मुझसे नहीं जीत सकते, कसम इस दाढ़ी के बाल की। तो हो जाए। अब मैं हाफ करूंगा, मैं पाफ करूंगा और जोर से तुम्हारा घर उड़ जाएगा। इस बार भेड़िए ने पहले से भी ज्यादा जोर से हवा भरी और जोर से फूंका और पिग्स का वो लकड़ी का घर भी हवा से उड़ गया। दोनों पिग्स अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से भागे। वो बड़ा घर देख रहे हो, उस तरफ भागो। भाग पिग्गू, भाग। पिग्स अपनी पूरी ताकत से भागते हुए घर के अंदर घुस गए और घुसते ही पीछे से दरवाजा ढाड़ करके बंद कर दिया। लग गई। स्वागत है मेरे भाइयों, ये है मेरा घर जिस पे मैं बहुत पहले से काम कर रही थी। बहना, हमारे पीछे भेड़िया पड़ा है, वो तुम्हारे घर को भी फूंक मार के उड़ा देगा। सिस्टर, ये आराम का वक्त नहीं है, अपनी जान बचाओ। रिलैक्स भाई। अच्छा, जरा ये भारी पत्थर उठा के दरवाजे पे लगाने में मेरी मदद करो। तीनों ने मिलके उस भारी पत्थर को अपने दरवाजे से सटा दिया। भेड़िए ने जोर जोर से दरवाजे पर टक्कर मारी। बहुत भगा दिया इन सुअरों ने, खाली पेट अब भागा भी नहीं जाता। एक और घर, चलो। नन्हे पिग्स, हिम्मत है तो दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। ना, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं। चले जाओ यहाँ से। तो मैं हाफ करूंगा, मैं पाफ करूंगा और तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। फिर भेड़िए ने बहुत जोर से हवा फूंकी, पर घर तो हिला भी नहीं। उसने बहुत जोर लगाया, पर ये तीसरा वाला घर बहुत मजबूत था। पर भेड़िया भी जिद्दी था। वो एक सीढ़ी लगा के छत पे चढ़ गया और चिमनी से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। बहना, कोई चिमनी से आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलो बॉनफायर लगाते हैं। और सिस्टर पिग ने फौरन आग लगा दी। आग जोर से जलने लगी और भेड़िए की पूंछ और बम पे आग लग गई। वो जल्दी से ऊपर की तरफ भागा। जला दिया। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे, जो घर आपकी हर मुश्किल में रक्षा ना कर सके वो अच्छा घर नहीं है। लाइफ में शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। खैर छोड़ो, कोई फ्रेश सूप पिएगा भेड़िया का? और फिर भेड़िया वहाँ से ऐसा भागा कि कभी दूर दूर तक नजर नहीं आया। एक बार की बात है, वीरपुर गांव में 4 मेंढक रहते थे। चारों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। साथ खेलते, साथ रहते, साथ खाते पीते और मस्ती करते। चारों मेंढकों में से एक मेंढक बहरा था, पर यह बात बाकी तीनों को पता नहीं थी।
एक दिन चारों मेंढक एक पुराने से कुएं के ऊपर खेल रहे थे। अरे आराम से बॉल फेंक, कहीं मेरा बैलेंस गया तो सीधा नीचे जाऊंगा। देख तो नीचे कितना गहरा कुआं है। हाँ भाई, ये तो बहुत गहरा है। मैं अगर गिर गई तो मैं मिलूंगी भी नहीं। आराम से खेलो। लकड़ी की पट्टी थोड़ी कमजोर और पुरानी थी, वो कभी भी टूट सकती थी और ये बात उन चारों को मालूम नहीं थी। वो लोग अपने ही खेल में मस्त मगन थे। ये मेरी केक देखो। अरे धीरे पास कर, अब क्या मुझे नीचे गिराएगी क्या? चारों मेंढक बड़ी मस्ती से खेल रहे थे। उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लकड़ी की पट्टी पे वो खेल रहे हैं वो कभी भी टूट सकती है। तभी अचानक लकड़ी की चरने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? तुम लोग ने सुना क्या जो मैंने सुना? ना, कहीं ये आवाज लकड़ी में से तो नहीं आई ना? मुझे डर लग रहा है, कहीं ये लकड़ी टूट ना जाए। क्योंकि एक मेंढक बहरा था, उसको लकड़ी की आवाज सुनाई नहीं दी। अरे क्या हो गया दोस्तों, तुम लोग ने कूदना क्यों बंद कर दिया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रुको, मेरी बारी। फिर बहरू और जोर से कूदने लगा। बेचारे को कहाँ मालूम था कि लकड़ी कभी भी टूट सकती है। उसको ना तो लकड़ी की चरने की आवाज आ रही थी और ना ही तीनों दोस्तों की। वो तो बस कूदने में ही मगन था। पर अचानक लकड़ी टूट जाती है और चारों मेंढक एक साथ कुएं में गिर जाते हैं। आइए, ये क्या? ये तो टूट गई। बचाओ, हम मर जाएंगे। अरे गधे, हम लोग वही कब से चिल्ला रहे थे कि कूद मत, पर तू सुनेगा तब ना। अब मरो सब के सब यहाँ। अब क्या होगा? मैं ज्यादा देर यहाँ रहूंगी तो भूख से मर जाऊंगी। यहाँ तो पानी भी नहीं है, नहीं तो कुछ दिन गुजारा हो जाता। चलो सब मिलके मदद मांगते हैं। चारों मिलके फिर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। कुएं के पास से चिंटू चूहा गुजर रहा था। उसने आवाज सुन ली। ला 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 ला। अरे ये कौन चिल्ला रहा है कुएं से? जाके देखता हूँ। फिर चिंटू तेजी से कुएं पे चढ़ जाता है। अरे मेंढको, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो कुएं में? वो भी इतनी गहराई में? हम लोग खेल रहे थे, गलती से लकड़ी का पट्टा टूट गया और हम लोग गिर गए। हाँ, सब ये नाकरा बहरू की वजह से हुआ है। एक तो हमारा कुछ सुना नहीं, ऊपर से अपनी अकड़ दिखा रहा है। अरे हम लोग इसलिए गिर गए क्योंकि हाँ भाई, सुना मैंने, सब सुना। रुको, एक काम करता हूँ और लोगों को भी बुलाता हूँ। चिंटू फिर सबको बुला के लाता है। लोग चारों तरफ से कुएं को घेर के खड़े हो जाते हैं और अंदर मेंढकों को देखने लगते हैं। भाई ये लोग क्या बड़बड़ा रहे हैं? इनको हमें बचाना चाहिए, उल्टा इनको तमाशा देखने में मजा आ रहा है। अरे ओ भाइयों, प्लीज हमें बचा लो यार, देख क्या रहे हो? फिर लोगों की भीड़ में से नन्हा सा किट्टू खरगोश बोलता है। हा 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 हा, भाई तुम लोग को किसने कहा कुएं के ऊपर खेलने को? एक तो खुद गलती करो, फिर लोगों का टाइम और वेस्ट करो। रुको, मैं बताता हूँ हम लोग कैसे गिरे। ओ भाई तू रहने दे, मैं सब समझ गया। दुनिया चांद तक पहुँच गई और तू अपनी कहानी लेके बैठा हुआ है। ठीक है भैया, बहुत हो गया। अब सोचो इनको बचाए कैसे। अच्छा मेंढको सुनो, तुम खुद भी तो धीरे धीरे कुएं की दीवार चढ़ सकते हो, पर हाँ संभल के चढ़ना। दीवार थोड़ी सी स्लिपरी है, चढ़ते वक्त कहीं वापस गिर ना जाओ। हाँ ये आइडिया ठीक है, सेफ भी लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं। ये बोल के फिर पेरू धीरे धीरे दीवार पे चढ़ना शुरू करती है। थोड़ी सी चढ़ाई पे फिसल के वापस कुएं में गिर जाता है। ये देखकर बाकी तीनों मेंढक जोर जोर से हंसने लगते हैं। आउच, लग गई। हा हा हा, चढ़ गई।
अब देख, मैं बताती हूँ दीवार कैसे चढ़ते हैं। ये देख। फिर गेरू धीरे धीरे चढ़ती है। उसको देख के बाकी तीनों मेंढक भी चढ़ना शुरू कर देते हैं, पर गेरू उन तीनों से थोड़ी आगे पहुंच जाती है। हा हा हा, बोला था ना मैंने, चढ़ जाऊंगी आराम से। तुम लोग रहो मेरे पीछे, मैं तो चली। नहीं, अरे यार, ये कैसे हो गया? मैं तो फिर अंदर गिर गई। इतनी मुश्किल से चढ़ी थी। गेरू के ओवर कॉन्फिडेंस को देख के बाकी तीनों मेंढक हंसने लगते हैं। ये चारों मेंढकों का तमाशा लोग ऊपर कुएं से देख रहे थे। उनको भी मजा आ रहा था। बोला था मैंने, नजर हटी दुर्घटना घटी। और वन हीरो, हम तो चले। फिर चारों मेंढक धीरे धीरे आराम से कुएं की दीवारों पर चढ़ने लगे। कभी फिसलते, कभी गिर जाते, कभी आराम से पैर रखते। फिर जैसे ही वे थोड़ा सा ऊपर चढ़ते, ऊपर खड़े लोगों ने चारों मेंढकों को हतोत्साहित करना शुरू कर दिया। उनमें किट्टू और चिंटू भी शामिल थे। अरे देखो इन चार गधों को, आई मीन मेंढकों को, कैसे मटक मटक के चल रहे हैं। इतनी देर में तो मैं 10 बार जाके आ जाऊं। हा 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 हा, ढीले कहीं के। अरे चूहे, तुझे पता है क्या, कल मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने एक बड़ा सा जानवर देखा। वो कुएं के सामने वाले पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। हा हा हा। फिर क्या, किट्टू की ये बात सुन के सभी मेंढक नीचे ही रुक गए। बस बहरू नहीं रुका, क्योंकि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो बस अपनी धुन में ऊपर चढ़ रहा था। अरे भाई लोग, तुम रुक क्यों गए? चलो आओ ऊपर, आधे रास्ते पे मत रुको। अरे तुमने सुना नहीं उसने क्या बोला? वो बड़ा जानवर, और वो भी पास के पेड़ के ऊपर। मैं तो नहीं आ रही, तुम तीनों ही जाओ। तीनों मेंढक कुएं के लगभग आधे से ज्यादा दीवार चढ़ गए। लोगों का हतोत्साहन करना चालू ही था। अरे दोस्तों, आने देना ऊपर उनको। वो खुद जानवर की दावत बनना चाहते हैं, बनने दे। मैं तो तुबुक से जमीन के अंदर चला जाऊंगा। चिंटू, किट्टू और बाकी लोगों की ऐसी बातें सुन के 2 मेंढकों ने हार मान ली। अब बस वो बहरू मेंढक और शेरू चढ़ रहे थे। भाई सुन मेरी बात, तू छोटा है मेरे से, मेरी सुन, तू मेरे बात चढ़। मैं बड़ा हूँ, ऊपर जाके देखता हूँ कि माजरा क्या है। अरे भाई सुन, तुझसे ही बात कर रहा हूँ। बहरू मेंढक कहाँ सुनने वाला था, वो तो वैसे भी बहरा था। वो तो बस दीवार पे चढ़ने का ही काम कर रहा था। अरे ये ऊपर से क्या बोल रहे हैं इतने जोश के साथ? शायद हमको मोटिवेट कर रहे होंगे। थैंक यू भाइयों। अरे भाई, ये छोटू मेंढक तो बड़ी तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। अगर ये ऊपर आ गया तो हमारी नाक कट जाएगी। कुछ कर भाई। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग उस जानवर की आवाज निकालते हैं उन दोनों मेंढकों को डराने के लिए। आवाज सुन के वो वापस कुएं में छलांग ना लगा लिया तो मेरा नाम भी चिंटू नहीं। फिर किट्टू और चिंटू दोनों मिलकर जानवर की आवाज निकालने लग जाते हैं, जिससे कि बाकी 2 मेंढक भी हार मान जाए। मेरे पास मत आना, मैं तुमको कच्चा खा जाऊंगा। अरे ये तो वही जानवर की आवाज लगती है। मैं तो बस ऊपर ही चढ़ने वाला हूँ। क्या करूँ? ऊपर जाऊंगा तो वो जानवर है, वापस नीचे कूद जाऊंगा तो लोगों के साथ नीचे मेंढक भी बहुत हंसी उड़ाएंगे, और ऊपर तो मरना पक्का ही है। चलो नीचे ही कूद जाता हूँ, कम से कम जिंदा तो रहूंगा। ये सोच के शेरू फिर से कुएं में कूद जाता है। बहरू अभी भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। अरे ये फिर नीचे गिर गया, इसलिए बोलता हूँ कम खाया करो, फिट रहो। चलो मैं तो ऊपर आ ही गया बस।
कुएं के बाहर चिंटू और किट्टू अपनी पूरी ताकत से मेंढकों को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर उनको क्या मालूम था कि आखिरी मेंढक बहरा है। कुछ ही देर में वो मेंढक कुएं के बाहर आ जाता है। कितना गहरा कुआं था। अरे वाह, सब लोग ताली बजा रहे हैं, नीचे भी मोटिवेट कर रहे थे। थैंक यू भाइयों, थैंक यू। भाई किट्टू, ये चुटकू मेंढक तो टपक से बाहर आ गया। हमने इतना डराया पर ये डरा ही नहीं। चलो पूछ के आते हैं वो डरा क्यों नहीं। मेंढक भाई मुबारक हो यार। यार तुम तो जीत गए, कमाल कर दिया तुमने। रुको रुको 1 मिनट। हाँ, अब बोलो, क्या बोल रहे थे? हैं? ये मशीन किस चीज की है? एक्चुअली मुझे सुनाई नहीं देता है ना, इसलिए मैं ये मशीन यूज करता हूँ। पर तुम लोग और बाकी लोग जिस तरह से मोटिवेट कर रहे थे वो देखा मैंने। और हाँ, मशीन पहले नहीं पहनी थी ना, इसलिए कुछ सुना नहीं। ये बात सुन के चिंटू और किट्टू को खुद पे बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि चाहे कितनी भी बार गिर जाओ पर फिर से उठना चाहिए। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और कोई हमारी बुराई करे तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। बच्चों, ये कहानी है एक बाग की। बाग मतलब बगीचा। एक बहुत सुंदर बगीचा था जहाँ तरह तरह के फलदार वृक्ष, पेड़, पौधे और सुंदर सुंदर फूल थे। इस बगीचे का मालिक एक बड़ा सा राक्षस था जो कई साल बाद अपने घर वापस आया था। राक्षस ने वापस आने पर देखा कि उसके बगीचे में बहुत सारे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं। ये देख के राक्षस को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ बच्चों, ये बगीचा मेरा है, तुम लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो? निकलो, जाओ मेरे बगीचे से। राक्षस की आवाज सुनकर सारे बच्चे फौरन वहाँ से भाग गए, पर राक्षस ने सोचा, अभी तो मैंने डांट के भगा दिया है, पर मैं हमेशा तो नहीं रहता। ये बच्चे मेरे बगीचे में नहीं खेलना चाहिए। फिर राक्षस को एक उपाय सोचा। उसने बड़े बड़े पत्थर लेके इकट्ठे किए और अपने बगीचे की चारों ओर एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी। अब मेरा बगीचा सेफ है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। हा हा हा। दीवार देख के बच्चे बहुत उदास हुए। उनसे उनका बगीचा छीन गया था। अरे पप्पू, अब हम कहाँ खेलेंगे? हमारा सुंदर बगीचा। क्या कर सकते हैं? राक्षस बहुत शक्तिशाली है और खतरनाक भी। बच्चे तो चले गए, पर बगीचे में एक अनजान सी शांति छा गई। सब पेड़ उदास। भाई पीपल, कब से कोई बच्चा नहीं आया हमारे साथ खेलने, और हमको तो अपनी शक्ति बच्चों के हंसने खेलने से ही मिलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बगीचा नहीं बच पाएगा। हाँ भैया आम, जब से ये राक्षस आया है बच्चे नहीं आ रहे, पर हम तो कुछ कर नहीं सकते। फिर कुछ महीनों बाद सर्दी का मौसम आया। बर्फ गिरी और बहुत ठंडी हो गई। बगीचे के सारे पेड़ पौधे मुरझा गए, सबकी पत्तियां झड़ गई और सिर्फ तने ही बचे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद बाकी जगह बसंत आई और सब बर्फ चली गई, पर राक्षस के यहाँ सर्दी ही थी और बर्फ जमी हुई थी। अरे ये क्या हो रहा है? सब जगह सुहानी धूप है, पर मेरे यहाँ ही बर्फ पड़ी है। हे भगवान, न जाने ये क्या श्राप है। तभी वहाँ एक तोता और एक बुलबुल बात कर रहे थे। अरे बुलबुल, यहाँ तो बहुत ठंड है, बाहर तो अच्छा मौसम है। तोता भैया, यहाँ पहले बच्चे खेलने आते थे, अब कोई नहीं आता। सारी कुदरत उदास है, राक्षस बच्चों को आने नहीं देता। देखो कितनी ऊंची दीवार बनाई है। राक्षस पंछियों की भाषा समझ सकता था। ये सुनते ही उसको फौरन समझ आ गया। उसने बड़ी मेहनत से फिर से वो पत्थरों की दीवार हटा दी और उसने बच्चों को जाके कहा, अरे बच्चों, तुम लोग मेरे यहाँ खेलने आओ। सुबह खेलो, हाँ, पर दोपहर को मैं सोता हूँ। फिर शाम को तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा। तुम लोगों के बिना बगीचे में कोई मजा ही नहीं आ रहा है। आ जाओ सब। ये बात सुन के बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। बच्चों के आने से बाग में भी रौनक आ गई। जल्दी सारी बर्फ चली गई, पेड़ों में नए पत्ते और फूल निकलने लगे। बाग फिर से पहले जैसे फलने फूलने लगा। सब बच्चे राक्षस के दोस्त बन गए थे और सब साथ में खेलते थे। ओ अंकल, मुझे फर्स्ट करो। अरे नहीं, मेरी बारी है, मुझे दो। ना 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 ना, ये गोल तो मैं ही करूँगा। तो भैया आम, अब तो खुश हो ना?
मंटू अपनी आई बाबा के साथ रायपुर नाम के एक गांव में रहता था। मंटू बहुत शैतान था, पूरे दिन उधम करता रहता। वो सारे खेल जिसमें दौड़ भाग करनी पड़े उसको बहुत पसंद थे। वो पेड़ पर फटाफट चढ़ जाता, बंदर की तरह। लोगों को लगता कि वो सच में बंदर के गुण लेकर पैदा हुआ है। पेड़ पे चढ़कर वो तेजी से फल तोड़ता, खुद खाता और अपने दोस्तों को भी खिलाता। एक बात तो थी, उसकी दोस्ती बहुत पक्की थी अपने दोस्तों से, खासकर बंसी तो उसका जोड़ीदार था। बंसी तो कपड़ा फैला के पकड़ के रखना नीचे। मैं पके हुए आम फेंकूंगा तो बस कपड़े में दबोच लेना। हाँ भाई, तू फेंकना तो शुरू कर। ये ले, ये आया एक आम। वाह, क्या मस्त आम तोड़ा है तूने। और 5-6 फेंक, फिर बैठ के खाएंगे। हाँ रुक तो सही 2 मिनट, बस थोड़ा और ऊपर चढ़ के तोड़ देता हूँ। सही में लोग तुझे बंदर बुलाते हैं। तू कैसे लपक के ऊपर चढ़ जाता है? तू बंदर का दोस्त तो तू भी बंदर। अगले दिन मंटू सुबह देर तक पीपल के पेड़ के नीचे बंसी का इंतजार करता रहा। वो दोनों दोस्त साथ में ही स्कूल जाते थे और बंसी तो उसको वहीं खड़ा मिलता रोज। पर आज पता नहीं बंसी को इतनी देर क्यों हो गई। अरे बंसी क्यों नहीं आया होगा? कल तो नहीं बताया उसने कि स्कूल नहीं जाएगा। वो तो ऐसे छुट्टी भी नहीं करता। उसके घर जाकर पता करता हूँ। मंटू बंसी के घर के पास पहुँचता है। वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। काका, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे बच्चे, तुम घर जाओ, बच्चों का कोई काम नहीं है यहाँ। ये तो अब हद ही कर दी पिशाची ने। हर महीने अमावस की रात को गांव के लोग बकरी या भेड़ या कोई और उसकी पसंद का जानवर जंगल के बाहर बांध आते हैं। हाँ, हद है। इस बार हरिराम की बारी थी जानवर बांध के आने की। उसका छोटा बेटा बीमार था, वो शहर गया है एक दिन के लिए डॉक्टर के पास। एक ही दिन की देरी हो गई तो वो पिशाची तो हरिराम के बड़े बेटे को ही उठा के ले गई। ओह, क्या बोल रहे हो भाई? देखा क्या किसी ने पिशाची को बच्चे को ले जाते हुए? हाँ ना, वो दिनी चौकीदार जो गांव के बाहर की मिल में पहरेदारी करता है, रात की ड्यूटी करके लौट रहा था। उसने ही देखा और इससे पहले वो कुछ कर पाता, पिशाची तो जंगल की तरफ भाग गई। अब जंगल में पाँव रखने का साहस कौन करेगा? एक तो वो पिशाची, ऊपर से वो जंगली शेर। जंगल के पास वाली गुफा में सुना है कुछ लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर शेर पकड़ा नहीं गया अभी तक। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो। अभी तो हरिराम भी नहीं है, कौन छोके में उठाए। मंटू तो ये सब सुन के बुरी तरह परेशान हो गया। हरिराम काका का ही तो बेटा था उसका जिगरी दोस्त बंसी। अब वो क्या करे? कोई तो गांव वाले जंगल में जाने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। पिशाची से कौन लड़े? क्या करूं मैं? हे भगवान, मेरी मदद करो। मैं क्या करूं बंसी के लिए? क्या मैं खुद जंगल में जाने की कोशिश करूं? मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा रहूंगा, ऊपर से कुछ तो जरूर दिखेगा। मैं क्या बंसी को बचा पाऊंगा? मैं ऐसे तो बंसी को पिशाची के हाथों नहीं छोड़ सकता। वो डायन तो मेरे दोस्त को भी खा जाएगी। नहीं नहीं भगवान, मुझे ही जाना होगा और कुछ करना होगा। मंटू बिना किसी को बताए जंगल की ओर चल पड़ा। वो बहुत सावधानी से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद कूद कर आगे बढ़ता गया। पता नहीं, शायद शेर अंदर नहीं है। अगर शेर आया तो मैं कोने में छुपकर ये पत्थर हिला दूंगा। फिर बड़ा पत्थर गिर जाएगा और गुफा का मुंह बंद हो जाएगा और शेर को अंदर कैद कर लूंगा। कम से कम शेर से तो जान बचेगी। जंगल में झोपड़ी, क्या यही पिशाची डायन की होगी? क्या करूं? अंदर जाऊं क्या? तभी उसको नीचे से शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। नीचे देखा तो शेर गुफा के अंदर चला गया। ये सब देखकर मंटू को एक तरकीब आती है। मंटू नीचे उतरता है, गुफा से थोड़ी दूर झोपड़ी के पास चलना शुरू करता है और फिर जोर जोर से रोने लगता है।
मैं कहाँ आ गया हूँ, कोई मदद करो। थोड़ी दूर पे पिशाची उसकी आवाज सुनती है और उसके पास आ जाती है। क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहे हो? सही सुना था गांव वालों से, यही पिशाची डायन होगी। इतने मैले कपड़े, इतने गंदे बाल, गले में तो हड्डियों की माला और देखने में तो कितनी डरावनी है। अरे वाह, आज ही एक लड़का पकड़ा और एक और मिल गया। आज तो भर पेट खाने को मिलेगा। वाह, मजा आ गया। मेरा तो 2 महीने का खाना हो गया। ये गांव वालों ने जानवर भेज भेज के मेरे खाने का स्वाद ही खराब कर दिया था। काकी रास्ता भटक गया हूँ। मंटू रोने की एक्टिंग करता रहता है। उसको समझ नहीं आया कि वो बंसी का पता कैसे लगाए। अरे बेटा, रोना बंद करो। चलो, पास ही मेरी कुटिया है, वहाँ चलो, कुछ खा लो। कैसी हालत हो गई है बच्चे तुम्हारी? क्या उस कुटिया में बंसी हो सकता है? मुझे चलकर देखना चाहिए। हाँ काकी, चलो। आओ आओ, अंदर आओ, यहाँ कुर्सी पे बैठ जाओ। मंटू नजर चुरा के इधर उधर देखता है। उसको कहीं बंसी नहीं दिखा। तभी उसकी नजर चारपाई के नीचे जाती है। उसको एक कोने में एक पैर दिखता है और बंसी का जूता। वो तुरंत पहचान जाता है। उसको समझ आ जाता है कि पिशाची डायन ने बंसी को चारपाई के नीचे बांध कर रखा हुआ है। शायद वैसे ही वो उसको गांव से बांध कर लाई थी। अब मुझे साहस दिखाना होगा, कोई तो तरकीब लगानी होगी। बंसी को यहाँ से छुड़ा कर लेकर ही जाना है। काकी, तुम मुझे यहाँ मिल गई, कितना अच्छा हुआ। मैं तो अपने आई बाबा के साथ जंगल के पास से जा रहा था। थोड़ी देर हम लोग रास्ते में रुके। आई बाबा ने कहा थोड़ा सुस्ता लेते हैं। उनकी आंख लग गई तो मैं और मेरी छोटी बहन एक खरगोश के पीछे पीछे जंगल में कब घुस गए पता ही नहीं चला। जंगल तो कितना घना है, वापस जाने का रास्ता ही नहीं समझ आया। अरे, तो तुम्हारी बहन किधर है? मैं उसको एक गुफा के पास बिठा आया था। मैं तो कुछ खाने के लिए ढूंढता ढूंढता आगे निकल आया। अरे तो चलो, तुम्हारी बहन को भी लेकर आते हैं। वाह वाह, मजा ही आ गया। एक और बच्चा मिल गया। जल्दी से उसे भी ले आती हूँ। अब तो मजे ही मजे हो गए। बेटा चल, कहाँ है वो गुफा? काकी आओ मेरे साथ, मेरी बहन भी तुमसे मिल लेगी तो उसका डर कम हो जाएगा। तुम तो हमें जंगल के बाहर हमारे आई बाबा से मिला दोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो तुम्हारी बहन को ढूंढते हैं। आपका बहुत शुक्रिया काकी, आओ मेरे साथ। अरे कहाँ गई मेरी बहन? मिंटी, मिंटी, ओ मिंटी, कहाँ है? काकी कहीं वो गुफा में तो नहीं चली गई अंदर? रुको मैं देख के आता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। यहीं रुकना, हाँ, जाना नहीं कहीं। अरे ये कहाँ फंस गई? बचाओ, अंदर शेर है, खा जाएगा मुझे। बचाओ, बचाओ। थोड़ी देर में चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है, जैसे शेर ने पिशाची को खा लिया हो। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, बंसी को बचाना है। अरे ये तो बहुत बुरी डायन निकली।
मेरे दोस्त को कितनी बुरी तरह से बांधा है। दोस्त, तू कैसे आया यहाँ? तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? वो बहुत खतरनाक डायन है। मुझे बोल रही थी कि आज रात को खा जाएगी। दोस्त, वो तो खुद शेर का भोजन बन गई। हम अब सेफ है एकदम। चल घर चलते हैं। तेरी आई तो रो रो कर बेहाल हो रखी है। तू सच्चा दोस्त निकला मंटू। अपनी जान पे खेलकर मुझे बचा लिया। तेरी बहादुरी देख के तो मैं दंग हो गया। सच में तेरी दोस्ती ने मुझे कितनी ताकत दी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।